यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। आपने आंधी मचाई हुई है। शायद जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। हमारा साथ नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया है। मान के बैठे आप ही की सरकार आएगी। पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये कहता भाई कुछ कह सकता है ये सब। तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं? राहुल गांधी एसेट हैं। बिहार में लालू यादव फैक्टर है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए का टारगेट 400 पार था। प्रशांत किशोर जी नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद। कुछ समय बाद, लेकिन सवाल है कि जैसे ही पटना में लैंड करो आपने आंधी मचाई हुई है। चक्कर क्या? आप ना आप किसी नेता को बैठने दे रहे हो, ना जनता को बैठने दे रहे हो। जहां देखो पीके पीके पीके। और सोशल मीडिया अगर देख लें, रील्स वगैरह देख लें तो 90% उसमें पीके नजर आते हैं। ऐसा क्या किया है कि तूफान मचाया है? 3 साल मेहनत करी है, एक ईमानदार प्रयास किया है और कोशिश करी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में जहां एक तरह से होपलेसनेस रही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहां उम्मीद की एक किरण जलाई है। लोगों को पहली बार पिछले 25-30 सालों में ये दिखा है कि शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम मेरे पे उनका पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन लोगों ने जो बात सुनी, जो प्रयास को देखा, तो उनको लगा शायद हमारे बच्चों के भी जीवन में बदलाव आ सकता है। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार से लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जहां लोग नीचे लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, बिहार की भलाई के लिए ईमानदारी से कुछ काम करेंगे। ये उसी का शोर है, उसी की ताकत है, उसी का प्रभाव है। प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं। 2 हाथ 2 पैर, सामान्य परिवार, कोई पेडिग्री नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, कुछ नहीं है। 10, 15, 20 लोगों के साथ आज से 3 बरस पहले भितिहरवा गांधी आश्रम से चलना शुरू किया। और इस देश के जितने भी एनालिस्ट होंगे, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, जो भी पत्रकार हो, एनालिस्ट हो, उन्होंने यही कहा, अरे छोड़ो ना भाई, बिहार में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में आप सबसे पहली पत्रकार होंगी जो मेरी पदयात्रा में आई थी, वरना तो लोगों ने कहा यार इससे क्या होता है। और वही लोगों ने देखने में, समझने में भूल करी है। नेपाल में अभी जो क्रांति हुई वो किसी ट्रेंड लाइन में थोड़ी ना दिखा है। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ वो पहले किसी एनालिस्ट ने थोड़ी फोरकास्ट किया था। लोग 30-35 साल से एक ही धारा में चले जा रहे हैं। एक तरह से अपने जीवन को मान लिया है कि अब नहीं सुधर सकता है। बीच में एक उनको प्रकाश पुंज दिखा, एक रास्ता दिखा, तो अब वो लोग अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं और वही प्रभाव दिख रहा है। वरना तो लोग यही कहते थे, अरे भाई बिहार में आपका जात कितने रहता है। तो आपने जो कॉन्वर्सेशन है वो जात से अलग करके गवर्नेंस पर और करप्शन को मुद्दा बना दिया आपने। क्योंकि वही मुद्दा है, हमने कुछ नहीं मुद्दा बनाया है। जो मुद्दा समाज का, लोगों का था, उसको सरफेस पर ला दिया। आप बताइए, जाति कहाँ मुद्दा था? जाति मुद्दा नहीं है ये जो कास्ट सेंसस तो यहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, उसी कास्ट सेंसस में जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। पिछले 30-35 साल में सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करने वाले लोग ही सत्ता में हैं। लालू, नीतीश जी सत्ता में हैं। कांग्रेस और भाजपा अलग अलग समय में इनके सहयोगी रहे हैं। जिन जातियों की इन लोगों ने बात करी, कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया, उसमें क्या निकल कर आया? 35 साल से सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के शासन के बाद बिहार में आज भी, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना बता रहा है। नीतीश लालू का जातीय जनगणना ये बता रहा है।
5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन जातियों का नारा लगाकर, जिन जातियों की बात करके ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, 30 साल इन्होंने 35 साल शासन करने के बाद उनके बच्चे 12वीं नहीं पास कर रहे हैं और पूरे समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया। मैं कह रहा हूं भाई, जब तुम्हारा बच्चा 12वीं ही नहीं पास करेगा तो आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, तुमको लाभ मिलेगा कैसे? तो आप मैं कैमरे पर कहता हूं जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हो। अब तो हालत यह है कि आप देखिए कि 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना से ही भला होगा, मोदी जी कह रहे हैं जातीय जनगणना से ही भला होगा। लेकिन आप जैसे पत्रकारों को राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या को खत्म होना है तो आपके दादा या आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पिताजी राजीव गांधी, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए सारे जनगणना हुए, क्या वो लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो ये नहीं कराया? क्या राहुल गांधी कैमरे पर या कोई कांग्रेसी स्वीकार करेगा कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को देश की समस्याओं की समझ नहीं थी, या वो अति पिछड़ा समाज के साथ उन्होंने बेईमानी की कि उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया? कि राहुल गांधी उन तीनों से ज्यादा समझदार हैं? जातीय जनगणना होना आप चाहिए। क्या मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी मैं तो कांग्रेस समझदार है? मेरी बात तो छोड़, मैं तो उनका विरोधी हूँ राजनीतिक तौर पर। कैसे? आप तो एडवाइस करने गए थे, आपने तो पूरा कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंटेशन दिया। बिल्कुल दिया था। मैं अगर आज बोलूं तो लोग कहेंगे आज प्रशांत किशोर राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और आपको ये कह रहा हूं, कोई भी कांग्रेसी मिले उनसे ये कहिए कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या ये समझ इंदिरा गांधी को नहीं थी? क्या ये समझ राजीव गांधी को नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री को नहीं थी? नरसिम्हा राव जी को नहीं थी? मनमोहन सिंह जी को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये कहिए कि उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। और अगर उनकी समझ थी और उसके बाद भी उन्होंने नहीं कराया, इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की। आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो हैं प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल, तो क्या हुआ? मैंने कहा, कैमरे पर कहा, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जाति एक समाज की सच्चाई है। जिसका भी जन्म हुआ है इस देश में वो किसी जाति का होगा, लेकिन ना वो मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। ना मैं उसको बेचता हूं, ना मैं उसकी वजह से डरता हूं। आपकी ताकत है क्या? मेरी ताकत यह है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। अब कोशिश है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको अदा करें, एक ईमानदार प्रयास करें, मेहनत करें, लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से आप बाहर अपने गरीबी बदहाली से निकल सकते हो, यही हमारी ताकत है। इससे पहले आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने पार्टी भी ज्वाइन की और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी आप उनके साथ थे, तब ईमानदारी से साथ नहीं थे? बिल्कुल ईमानदारी से साथ थे। और हमारा साथ नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर भी उस समय खत्म हो गया होता। लेकिन आप ये समझिए 2000 नीतीश कुमार आपकी वजह से नहीं, बिल्कुल 14-15 में तो हम नहीं, पूरे बिहार को पता है कि अगर हमने न मदद की होती तो मुख्यमंत्री थे कहां। मेरी अपनी व्यक्तिगत लालसा अगर कुछ होती तो 15 में ही मंत्री बन गए होते, 15 में ही पद ले लिया होता। इस बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार का 1 रुपया लिया हो, कोई घर लिया हो, कोई गाड़ी ली हो, कोई सुरक्षा ली हो, आज तक नहीं लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि 14-15 में अगर हमने उनकी मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि ये बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं, भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं। जिस 14-15 में नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे थक गया है, और लेकिन सरकार के तौर पर ये लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट है। यस, क्योंकि तो यू प्रेफर तेजस्वी? क्योंकि नहीं, तेजस्वी का तो कोई गिनती नहीं, मैं लालू जी की बात कर रहा हूं।
लालू जी की सरकार में आज से ज्यादा अपराध था, अपहरण, लूटमार, हत्या, जमीन कब्जा, ये सब इससे ज्यादा था। लेकिन सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट, भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी 100 करोड़ का डेफेमेशन केस है आपके ऊपर। 100 नहीं, 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डेफेमेशन किए खुद लेके भागेंगे, और डेफेमेशन सूट लेके उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं, और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे, तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब हमने कहा कि जन सुराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है, और सरकार, बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000 12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम यह किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा चीज ये किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और छठवीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं, उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अगर 7 काम नहीं हुआ, मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये 7 काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो ये घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल के लिए रिप्ले करेंगे, बिल्कुल 100 दिन के 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप मान के बैठे हैं आप ही की सरकार आएगी? बिल्कुल, हमारी नहीं सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आ रही। तो आप ही की है। आप कह रहे हैं जनसुराज कहता है, प्रशांत किशोर कहता है, तो जनसुराज इज प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इज जनसुराज। आज प्रशांत किशोर आपको जनसुराज का एक बड़ा चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि बिहार में सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनकी काबिलियत, जिनकी समझ, जिनका जज्बा प्रशांत किशोर से बहुत बेहतर है। प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनकर यहाँ जीवन बिताने नहीं आए हैं। क्या करेंगे? ये बनेगा तो पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, अरे हम ये सब कुछ नहीं, हम ये व्यवस्था खड़ा करने आए। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए हैं, एक एके अरविंद केजरीवाल, अब पीके जनसुराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानते हैं तो किसी दौर में टीएमसी भी पॉलिटिकल स्टार्टअप होगा। इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप एनटीआर का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से
नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। पहली बार ये रथों का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, पहली बार यात्रा का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया और इंदिरा जी को उस समय आंध्र में उन्होंने बुरी तरह चुनौती नहीं दी, हरा दिया। आपको अरविंद केजरीवाल ही क्यों दिखता है, आपको प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल और हम लोग के प्रयास में क्या फर्क है? फंडामेंटल फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जन स्वराज को बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया, पदयात्रा, ये समाज से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 10 लोग हैं, हमारे पास एक प्लान है, हम सुधार देंगे। जन स्वराज ये कह रहा है कि भाई हम 10 लोग से कुछ नहीं होगा। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक समाज अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेगा, तब तक एक प्रशांत किशोर को छोड़िए 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी सुधार नहीं होगा। हम लोग गांधी को मानते हैं, गांधी जी के जो रास्ते बताए हुए हैं जिसमें पेशेंस और परसिवरेंस दोनों का बड़ा महत्व है। गांधीइज्म जो है उसमें इन 2 बातों का बहुत बड़ा महत्व है और आम आदमी पार्टी में वही नहीं था। उनको पेशेंस नहीं थी, वो हर चीज एक दिन में चाहते थे। हम में पेशेंस हम लोगों में बहुत है। हम लोग कह रहे भाई 10 बरस लगेगा, कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि 10 साल तक किसी का भी इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो गांधी जी के समय में नहीं था, बिल्कुल वही जमाना, AI है, इंटरनेट है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस है, इतना पेशेंस है लोगों में। नाविका जी, सत्य सत्य है। तो गांधी जी के समय में सत्य की अगर ताकत थी तो आज सत्य की ताकत कम नहीं हुई है, उतनी ही है। आज जो भी पार्लियामेंट में लोग, तो फिर लोग जो कह रहे हैं, जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। आपने जमीनें खरीदने की बात की। लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल से ये करने की। अभी बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया, जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया। यही सत्य सबसे बड़ा सत्य प्रशांत किशोर और जन स्वराज पिछले 3 साल से गांव-गांव में बता रहे हैं। तो आप एक महीने में रोजगार कैसे दे देंगे सबको? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी बोलते भी नहीं है। नहीं, आपने कहा है एक अलग मिनिस्ट्री होगी, वो सबको 50 लाख लोगों को रोजगार दे देगी। कैसे होगा? मैजिक है? सुना नहीं आपने, सुना नहीं। हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसका सिर्फ काम यही होगा। जैसे अभी रोड बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, स्कूल चलाने के लिए डिपार्टमेंट है, वैसे एक डिपार्टमेंट ये होगा जिसका सिर्फ काम ये है कि 50 लाख वो लोग जो बिहार से मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको वापस लाकर साल भर के अंदर यहाँ रोजगार दे दिया जाए। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? मैं आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। क्या गुजरात में जाति नहीं है? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जहां वो जाकर कह रहे हो पटेल मेरा परिवार, क्षत्रिय मेरा परिवार, कोड़ी मेरा परिवार, या कभी जाकर उन्होंने कहा गुजरात में? बिहार में आकर कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है बिहार के। तो बिहार में सिर्फ लालू नहीं दोषी है,
सिर्फ नीतीश नहीं दोषी हैं, ये तो दोषी हैं क्योंकि ये फेस हैं, लेकिन ये दोषी लालू तो अब लड़ भी नहीं रहे चुनाव। आप बार बार लालू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं। आज भी हैं? आज भी। और तेजस्वी जी? कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं। जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत गए उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं, उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे? नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए, मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा, बच्चा मानते हैं आप? नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया, यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के साथ। व्हाट्स योर मैसेज? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये देखिए, ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर, जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना? बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी चलाते हैं। लालू जी चला? बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहां से आएंगे? नंबर अभी बता रहा हूं। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं, कहां से आएंगे अभी ये बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2500 रुपया सबको दे देंगे। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कह सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो ये गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। कम नहीं आंक रहे आप उन्हें? अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। अब बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं, गुने 2500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैलकुलेटर पर गणना कर दे। कभी आप उनके कैलकुलेटर वाली बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वो डांस भी ठीक नहीं करते। Why you getting so अरे भाई, personal? मैं आपको मैंने क्यों कहा कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है कि कितना रुपए लगेगा तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चिदम्बरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। ये 4.5 करोड़ महिला को 2500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। अगर ये संभव है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां की महिला को क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वो तो दोनों बिहार से ज्यादा रिच राज्य है, वहां पर क्यों नहीं दे रहे हो? तो एनडीए सरकार तो अब दे रही है, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रही है। नहीं दे रही। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं, 6.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज। कल जो पैसा दिया गया है वो 75 लाख महिला को दिया गया है। 10,000 की एक किस्त दी गई है। जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश कुमार ने विधानसभा में नवंबर 21, 2022 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। नवंबर 2022 से अभी 2.5 बरस हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए भाई।
बिहार 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को, गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? जो कुछ बिहार में हुआ वो बिहार पे एहसान नहीं है, जो कुछ आप करेंगे वो नई सुबह होगी। जो ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जब लोग पूछते हैं कि आपके संसाधन कहां आ रहे हैं तो आप कहते हैं सरस्वती, माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, तो बाकियों का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप दिल्ली में 5 करोड़ का घर खरीदिएगा, कहां से खरीदिएगा? आप सरस्वती की कृपा है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपको सैलरी मिलती है, उस पर आप टैक्स भरते हैं और उससे घर खरीदते हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो काम करते हैं, पर मैं पॉलिटिकल आउटफिट नहीं चला सकती। सुन तो लीजिए मेरी बात। यहां पर लोग राजनीति करके पैसा लूटते हैं। हम अपना 3 साल की अपनी कमाई हमने पूरा डोनेट कर दिया जनसुराज को, और यह कहा है कि 10 वर्ष तक बिहार को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। और जो लोग भी मेरे से सलाह मांग रहे हैं, पहली बार मैंने 3 वर्ष में यह किया कि अगर किसी कॉर्पोरेट को भी सुझाव चाहिए, उसको भी मैं कह रहा हूं पैसा दोगे। कॉर्पोरेट्स को भी सुझाव देते हैं? दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं ताकि जनसुराज को पैसे की कमी ना हो। मुख्यमंत्री बनेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बने वो बात नहीं है। लोग हमारी बात कर रहे हैं ना पैसे की। हमने अपने आप को बेच दिया 3 साल। जिसने भी आकर कहा कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च है, 2 दिन का समय दीजिए, मैंने भाई पैसा डोनेट करो, और वो पैसा डोनेट कहां करो? मेरे अकाउंट में किया, उस पर जीएसटी भरा है। ये चोर भ्रष्टाचारी हमसे बात करेंगे। और बिहार की जनता में आप एक वर्ड बताइए। अशोक चौधरी बिहार की जनता को ये मालूम है, इसलिए देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ये लोग। कौन? जितने ये चोर बदमाश हैं बिहार को, जिन लोगों ने लूटा है। नाम? अरे नाम रोज बता रहे हैं। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, कॉलेज कब्जा किए हैं, मर्डर का इल्जाम है, सैकड़ों जमीन खरीदी है। यहां पर दूसरे भाई साहब हैं अशोक चौधरी, यहां के मंत्री हैं, सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं। मैंने बोला है 200 करोड़ का संपत्ति का पेपर जारी किया है, 50 और उन्होंने 100 करोड़ का दावा नहीं ठोका है। दावा ठोकना क्या होता है? वो तो वकील ने उनका नोटिस भेजा है, और वो भी नोटिस से आप डरते नहीं है? क्यों डरेंगे? तो अपने आप नोटिस लेके भाग जाएंगे। सम्राट चौधरी, बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहां बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग हूं, और उस निकल गए। और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन कहां है? इस देश का तंत्र कहां है? भाजपा कहां है? ये लोग चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं। चैलेंज भी नहीं किया। चैलेज कैसे करेगा? वो अनकंटेस्टेड जीता है। अनकंटेस्टेड कोर्ट तो आप जा ही सकते हैं, अगर किसी ने डिस्क्लोजर नहीं किया। अब जाएंगे, 5 साल तो रह चुके हैं। आज जा रहे हैं, अब जानकारी हुई, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं जाऊंगा, जनसुराज जाएगा। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। इस चुनाव में किंग के किंग मेकर बिहार की जनता पहली बार किंग बनने जा रही है। बिहार के बच्चे राजा बनने जा रहे हैं। तो आप क्या बनेंगे? हम लोग किंग मेकर बन रहे हैं। उस बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री जनता जिसको चुनेगी बन जाएगा। पर अगर बिहार की जनता अगर जनसुराज को चुनती है, देखिए बिहार के बच्चे ऑलरेडी किंग बन गए। देखिए बिहार की महिलाएं किंग बन गई, उनको 1100 रुपए मिलने लगा। बिहार की उन महिलाओं की ताकत बढ़ गई जिनको 10,000 रुपए जिनके अकाउंट में 2 दिन पहले गया है। पीके और पीके पांडे। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। पांडे से एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं, जो नाम है वो बताते हैं। आपका नाम नाविका कुमार है तो मैं नाविका कुमार श्रीवास्तव लिखने लगूं, नाविका कुमार चौधरी लिखने लगूं, उसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मेरी जाति ना मेरी ताकत ना मेरी कमजोरी। दैविक भारद्वाज उसका नाम है।
तेजस्वी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किसी भी दिन। स्ट्रेटेजिस्ट और नेता? मैं तो स्ट्रेटजिस्ट ही हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। और नेता नहीं है, बेटा नेता नहीं हूँ। ये, नहीं, strategist ये ही भी हूँ। एक फ्रॉड है कोई- कि मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं बिहार का। ये नेता मैं भाई कर रहे हैं आप। स्ट्रेटजी तो बना रहा हूँ। तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, कैटेगोरिकल जवाब दीजिए। मतलब ही नहीं है, मुख्यमंत्री बनना कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। लक्ष्य है बिहार को सुधारना। और अगर जनसुराज को वो सक्सेस ना मिले जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, तब? कोई नहीं, जो अभी क्या कर रहे हैं, जो भाई सफल हो जाए तो भी यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, सफल ना हो तो भी वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अपने लिए रास्ता तय कर लिया है कि हमें क्या करना है। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी, केरला कांग्रेस कहता है, आप क्या कहते हैं? उनकी बिहार के प्रति पूर्वाग्रह को दिखाता है, और जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बात करते हैं और बिहार और बिहारियों को अपमानित करते हैं, इन पर हंसते हैं, उनके चरित्र को दिखाता है, उनके मानसिकता को दिखाता है। वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं? बिहार में इस बार मुद्दा नहीं, बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, पढ़ाई, रोजगार, पलायन। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कहीं, राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी एसेट हैं या? राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी है। बिहार में लालू यादव फैक्टर हैं, ना तेजस्वी है ना राहुल है। बिहार में लालू जी फैक्टर है, लालू जी की राजनीति है, उनका समर्थन या विरोध है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट, गमला वाले पौधा है, गमला वाला पौधा देखे है ना, जो एकदम कंट्रोल एनवायरनमेंट में थोड़ा पानी थोड़ा खाद देकर बनाए जाते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी ताकत नहीं है कि अपने दम पर खड़े हो जाए। और स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहारियों के बारे में जो कहते हैं, जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बाकी लोग कहते हैं बिहारियों के बारे में, उन्हें क्या जवाब? राज ठाकरे ये सब लंपन एलिमेंट है। राज ठाकरे, हाँ कैमरे पे कह रहे हैं, और लंपन एलिमेंट आप तो उद्धव ठाकरे के एडवाइजर रह चुके हैं। एडवाइजर नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की एक बार मदद की थी, उस समय फीस के तौर पर। मैंने पहले भी कहा, फीस के तौर पर यह कहा था कि भाई कम से कम इतना कर दो कि शिवसेना के लोग हिंदी भाषियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ मारपीट झगड़ा लड़ाई न करें। और ये 2020 की घटना है, 20 से लेकर अभी जो घटना हुई है इस बीच में, मैं उद्धव ठाकरे का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रखी। और कोई भी आप घटना नहीं दिखा सकती हैं जब बिहार के किसी व्यक्ति को शिवसेना के लोगों ने मारपीट की हो या गाली गलौज किया हो बॉम्बे में। ये मैंने फीस के तौर पर उनसे मांगा था। और आज जो स्थिति हुई है, ये तो चूंकि वहां म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये पोलराइज करने का प्रयास है। बाकी ये रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है। तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं? अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ ले, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको आंध्रा में, तेलंगाना में। बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, काय गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ के घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार के लोगों का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है, तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं? और यहाँ वोट मांगने छोड़िए ना, ये सब छोड़िए बिहार का बात। पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। कोई हमारा
खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार है। कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की है। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। वो तो सबको पता है, आप क्या कहेंगे उनके? How विपक्ष will के you नेता है, describe? बिहार में कोई भूमिका नहीं। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को पता है। आप डिजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए 2029। हाँ। आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री अब चौथे फिर आप टर्म में- वही हम कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो ही कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन वो इलेक्शन के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम? अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं मोदी अच्छा, जी। पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जब यूएन में थे तो कभी सोचा था कि इस तरह 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे? नहीं, यूएन तो बहुत बड़े, हम तो 2020-21 तक नहीं सोचे थे। अभी भी लोग कहते हैं क्या ही कर एनी रहे हैं। रिग्रेट्स? कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट आई एम डूइंग। हाउ मेनी सीट्स दिस? बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर? 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं। या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज, और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वैसा हुआ तो 10 से कम। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं। दोनों का? और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं। इतना काट रहे हैं कि हम लोग, पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा। तो आपने ये सुना- अपीजमेंट आपने नहीं। सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार है कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है, ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और Thanks for dropping कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव के इतिहास लिखा डेट जाएगा नवंबर में, इतिहास लिखा जाएगा। और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और Appointment बाकी तो नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे तो फिर चलिए, बातचीत appointment आगे तो भी। आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं ना, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं।